हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन पेपर हमारा आया था, अभी एग्जाम जो हुआ है उसका फटाफट से एक बार क्या देखेंगे। हाँ जी, एक बार उसके आंसर की बना के देखते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं कि क्या कितना आप लोगों ने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक, चलो। तो हमारे पास कौन सा सेट पड़ा है, यहाँ पे सेट 1 है। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्या क्या दिया है हमें जी, अलग अलग सेक्शन है, उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने एग्जाम में पढ़ ही लिया होगा। चलो सेक्शन ए पे आते हैं। इस सेक्शन में क्या है, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक नंबर का एक क्वेश्चन है। फटाफट फटाफट इसे करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है रूट फोर इज एन, क्या है रूट फोर, क्या है, नेचुरल है, इंटीजर है, रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो बेटा जल्दी से देखते हैं। रूट फोर को अगर मैं डेसिमल से हटाऊं तो 4/10 होगा। रूट के अंदर 4 बाहर आ गया तो 2 × रूट 1/10। रूट के अंदर अभी भी वैल्यू एक रह ही जाएगी, है ना। तो रूट के अंदर अगर वैल्यू रह गई तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक, दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8⁻n। 8⁻n का इनमें से कौन सा यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। तो 8 की पावर अगर मैं कुछ भी रख लूं, जीरो किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, 8 की पावर 1 रखते हैं तो यूनिट पे 8 आता है। 8 की पावर अगर हम 2 रखते हैं तो यूनिट प्लेस पे 4 आता है। 3 रखते हैं तो 6 आएगा। ठीक है, और 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और ये रिपीट होने लग जाएगा। साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है। साइक्लिसिटी 8 की क्या होती है, 3। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल और इक्वल रूट्स करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है जी, b² - 4ac शुड बी 0। तो जरा चेक करते हैं यहाँ पे, b² - 4ac। मैं एक और बाद में देखता हूँ, बी सी डी को फटाफट देख लेता हूँ। इसमें अगर मैं देखता हूँ तो 1² - 4 × 1 × 0, ये हो गया जी 1। तो ये 0 से बड़ा है पर 0 नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक, डी को अगर देखता हूं तो 1² - 4 × 1 × 1, तो ये कितना आ रहा है जी, -3 विच इज लेस देन 0, ये भी नहीं होगा। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो 0 - 4 × 4 × 1, ये हो जाएगा प्लस में 16, तो ये भी नहीं होगा। बच गया कौन सा, ए। आप चेक कर लेना, इसको ओपन करके चेक करोगे तो वही इसका करेक्ट आंसर भी निकलेगा। ठीक, अगला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व होगा। कह रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यस, कह रहा है कि इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² + bx + 2a/b आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आपको क्या बताना है, b की वैल्यू को बताना है। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा 1/α होगा, है ना। सम ऑफ जीरो आपको पता है क्या होता था, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता था, c/a। इसको छोड़ेंगे, इसी को यूज करके सॉल्व कर लेंगे। अल्फा इंटू 1/α क्या हो जाएगा, c यहाँ पे क्या है 2a/b और a है a, तो 2a/ab हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। a से a कट गया तो क्या आएगा यहाँ से, 1 = 2/b, b हो गया आपके पास 2। आ गया समझ में। तो आप मार दीजिए 2 को करेक्ट। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इसके लिए बहुत सिंपल है, फटाफट से ये देखो, ये होता है एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो क्या कह रहा है, -3, -4, तो वो कहीं यहाँ पे आएगा, है ना। ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपने चीज समझ ली होगी। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको बताना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है ना। तो चेक कर लो जी, वाई पे कितना कोऑर्डिनेट आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 4 यूनिट्स। ठीक, बी 4 इसका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, यस, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज पैरेलल टू XY एंड XY इज पैरेलल टू BC। क्या करना है, AP 2 सेंटीमीटर गिवन है, PX 1.5, ये 2 सेंटीमीटर दे दिया, ये 1.5 दे दिया, है ना। BX दे दिया 4, QI दे दिया 0.75। आपसे पूछा है AQ और YC का सम बताओ। बड़ा आसान सवाल है ना। क्या करोगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा लो। क्या होता है वो, कि अगर ट्रायंगल की कोई एक साइड, है ना, एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है और अदर 2 साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो उसका साइड का रेशियो होगा वो हमेशा इक्वल होगा। यानी यहां से अगर देखूं तो AP/PX जो होगा वो AQ/QI के बराबर होगा, है ना। AP इज कितना 2, PX इज कितना 1.5,
AQ इज यू डोंट नो एंड QI इज 0.75। तो यहां से आपके पास AQ क्या आ गया, 2 इंटू 0.75 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हो गया जी कितना, 1.5 अपॉन 1.5, 1। ठीक है, ये आ गया आपके पास 1। अब YC निकाल लो, YC कैसे निकलेगा, ये AX अपॉन BX इज इक्वल टू AY अपॉन CY। AX कितना है जी, AP प्लस PX 3.5, BX कितना है 4, AY कितना है 1 प्लस 0.75 1.75 और CY यू डोंट नो। तो यहां से आपके पास CY की वैल्यू क्या आ जाएगी, CY विल बी 4 इंटू 1.75 डिवाइडेड बाई 3.5। तो जी ये इसका हाफ होगा और ये इसका हाफ होगा, तो CY आ गया 2, ये आ गया 1, ये आ गया 2, तो इन दोनों का सम कितना हो गया जी 3। ठीक, चले आगे। सेवेंथ, गिवन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर, एंगल ए 30 है, क्यू 90 है, एंगल आर और एंगल बी का सम निकालो। एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, मान लो ये हो गया एबीसी, ये हो गया पीक्यूआर। ये कितना दिया है जी 30 है ना, और ये कितना दिया है जी 90। तो सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, अब 90 30 से क्या निकल जाएगा, ये 60 नहीं आ जाएगा जी, तो एंगल आर आ गया 60, एंगल क्यू एंगल बी कितना आ गया 90, इन दोनों का सम कितना आ गया C 150। अगला सवाल, टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, दो सिक्कों को एक के बाद एक थ्रो किया गया, तो या तो दोनों बार हेड आया होगा, या एक बार हेड टेल आया होगा, या एक बार टेल हेड आया होगा, या दोनों बार टेल आया होगा। ये पॉसिबल आउटकम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो ध्यान से देखो कम से कम एक हेड इतने केस में आ रहे हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर मैं देखूं तो 3/4, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट, इन द एडजॉइनिंग फिगर PA एंड PB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। PA PB टेंजेंट है सेंटर O से, ठीक है, ये दोनों मिलके एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट पे एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 है तो ये और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री होते हैं। तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। OAOB रेडियस है ना, मान लो इसको R, तो ये भी हो गया R, तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर 3√2 का होल स्क्वायर, यही है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कितना हो गया जी 9 2 18, तो 2R स्क्वायर 18, तो R स्क्वायर कितना हो गया जी 9, तो R कितना हो गया 3, R 3 आ गया, डायमीटर पूछा है तो 2 इंटू 3 कितना D 6 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फॉर अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, एक सर्कल है सेंटर O पे, रेडियस है उसका 5 सेंटीमीटर, कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 5 सेंटीमीटर। देखो एक सर्कल से इनफाइनेटली मैनी टेंजेंट्स बन सकते हैं, कितने भी टेंजेंट्स में यहां से ड्रॉ कर सकता हूं, है ना, लेकिन पैरेलल सिर्फ दो ही टेंजेंट होंगे जो इसके डायमीटर को टच करेंगे, है ना, एक ये वाला होगा, ये यही जो टेंजेंट्स है ना, यही टेंजेंट पैरेलल होंगे, इसके अलावा और कोई नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर मैं यहां से भी एक बनाऊं डायमीटर से ही, तो इस केस में ये पैरेलल हो जाएगा, है ना, पर वो डायमीटर को ही टच करके पैरेलल हो सकते हैं। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5। क्या इनके बीच का डिस्टेंस 5 है? नहीं। डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स इज 10। क्या इसका डिस्टेंस 10 है? बिल्कुल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 है ही। डायमीटर के ही दोनों एंड पॉइंट्स को अगर मैं टच कराता हूं टेंजेंट से, तो वो मेरा फॉर्म करेगा इसको। ठीक, तो 10। आर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट मस्ट बी बिटवीन 5 to 10। 5 और 10 के बीच की बात ही नहीं है जी, 10 होना चाहिए, बात खत्म। There does not exist a point outside the circle from where the length of tangent is 5 सेंटीमीटर। अरे कहीं से भी कोई एक पॉइंट बिठा दो, 5 सेंटीमीटर हो ही सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एग्जिस्ट नहीं करेगा, कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे हट जाएगा। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है जी? ऑप्शन क्यू जो है इसका आंसर वो सही है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? फिर आता है इस एडजॉइनिंग फिगर में टीएस इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर हो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे फर्क क्या है कि सेंटर से जो सर्कल ये ड्रॉ कर रहा है, ठीक है,
तो सेंटर से अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करता है और वो एक पॉइंट पे आकर टच करता है तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, 2x डिग्री की। तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल बन रहा है ओएसटी, तो 3x प्लस एक्स प्लस 90 इज इक्वल टू 180। ये हो गया 4x इज इक्वल टू 90। तो x कितना हो गया, 90/4, कितना 22.5 होता है। ठीक, उसने पूछा है 2x, तो 2x कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.5, यानी 45 डिग्री आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए जल्दी जल्दी। आपसे पूछा है कि x 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू y 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको x रेशियो y निकालना है। x रेशियो y निकालने के लिए क्या करोगे जी, यहीं से लेके आ जाओ इसे। x अपॉन वाई क्या हो गया, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपॉन 2 tan 30। जी ये और ये तो कट गया। अब 1 प्लस tan 30 होता है कितना, 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3। ये हो गया 4/3 इंटू 3/2, 2/1 यानी 2:1। क्या आएगा, C 2:1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अ पिकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री ऑफ हाइट 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर का ट्री है, मान लो ए बी, यहाँ पे पिकॉक बैठा हुआ है एंड ऑब्जर्व्स अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे। यहाँ है, ये रहा स्नेक 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ट्री, सी पॉइंट पे स्नेक है। फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक। आपको ये एंगल निकालना है, ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लो, डिप्रेशन भी निकल जाएगा। तो देखो क्या यहाँ पे tan थीटा, अगर मैंने इसको थीटा माना, 10/10√3 नहीं होगा, यानी 1/√3। अभी मैंने देखा 1/√3 कहाँ होता है, 30 डिग्री पे, यानी थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। अब ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लग जाता है। तो A30 इसका करेक्ट आंसर। अगला है, इफ अ कोन ऑफ ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम इज हॉलोड आउट फ्रॉम अ सॉलिड वुडन सिलेंडर। ठीक है, एक सॉलिड वुडन सिलेंडर है मान लो, ठीक, इसका हाइट h है, रेडियस r है, इसमें से एक कोन निकाला है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम का। तो ग्रेटेस्ट क्या निकल सकता है, उसकी जो रेडियस होगी वो भी इसके बराबर होनी चाहिए, हाइट जो होगी वो भी इसके बराबर ही होगी। आपको रेशियो बताना है रिमेनिंग वुड का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन हॉलोड आउट। तो रिमेनिंग क्या बचेगा जी, पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गया, डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो पाई आर स्क्वायर एच अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा 1 माइनस 1/3 और नीचे आएगा जी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये और ये कट गया, 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3, 3/1 कैंसिल हुआ, कितना आया जी 2:1 है ऑप्शन। यस, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इफ द मॉड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, ठीक है, और सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज योर 25। मैंने मीन को मान लिया क्या x और मीडियन को मान लिया y, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए, वरना तो हो जाएगा, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। और मोड को मान लिया मैंने, कुछ भी नहीं माना, छोड़ो। तो मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो कितना दिया है जी इसने, 10 इज इक्वल टू 3y माइनस 2x, है ना। एक इक्वेशन हो गई यहां से। एक इक्वेशन क्या दिया है, इन दोनों का सम दिया है 25, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहां से पुट कर दो उसमें, या फिर सब्सटीट्यूट कर दो, एलिमिनेट कर दो। मेरे को एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, तो इसको मैंने करा कितना, 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया कितना 2x, 2x प्लस 2y इज 50। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया तो आ गया 2x प्लस 2y माइनस 3y, प्लस कर देते हैं, काम करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 60। ठीक, 2x गया, 5y आ गया 60,
तो y आ गया जी आपके पास 12, y 12 आ गया तो x 13 आ जाएगा। तो मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली बोला है ना, तो आपने मीन को x माना था तो x इज 13, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना 12 एंड 13 एंड 13 एंड 12 में फर्क है, आप कहीं जल्दी जल्दी में उल्टा ना लिख के आ जाना। मीन 13 है और जो मीडियन है वो इसका 12 है। ठीक, अगला है इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन 52 इज मीन, मीडियन, मोड या फिर रेंज। क्या होता है जी? यस, मोड होता है। मोड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। आपको ये चीज याद होगी है ना, a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 होता था तो क्या होता था? यूनिक सॉल्यूशन आता था। और क्या होता था? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 अगर होता था तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते थे। और a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2 होता था तो नो सॉल्यूशन आता था। ये पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम लोग समझे थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2x + 1 एंड 3y - 5 हैज क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन है। तो देख लो जी, लगाओ a1 by a2, तो अगर यहाँ से देखोगे तो 2 by 0 इज इक्वल टू 0 by 3, दोनों ही बराबर नहीं हो रहे तो क्या सॉल्यूशन है आपके पास? यूनिक सॉल्यूशन। अगला है ना राइट ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट ए, ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल है। साइन बी इज 1/4, तो साइन बी क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर मैंने ये एंगल बी लिया है तो परपेंडिकुलर ये हो गया 1, हाइपोटेनस ये हो गया 4। तो इससे ये निकाल लेंगे बेस पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो 4 का स्क्वायर -1 तो कितना हो गया? रूट अंडर में 15, ये आ गया। आपसे पूछा गया है सेक बी, सेक बी क्या होगा? तो जी वो कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस क्या है? 4 अपॉन में बेस, यानी 4/√15। क्लियर? असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, डायरेक्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है, क्या सही होंगे? ए तब होगा जब दोनों असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है, रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बी कब होगा? जब रीजन असर्शन दोनों ट्रू होंगे बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सी होगा असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। डी होगा असर्शन फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। तो देखते हैं पहला क्या है। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1, ठीक है, पी क्यू 2 प्राइम नंबर है तो इनका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है, ये बात सही है। एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू, एलसीएम क्या कह रहा है? पी प्लस क्यू, नहीं, पी प्लस क्यू नहीं होगा, इट विल बी पी क्यू। फॉर एग्जाम्पल ले लो 2,3, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है, इनका एचसीएफ 1 होगा लेकिन इनका एलसीएम 2 × 3 होगा 6, ना कि 2 + 3 5 होगा, ठीक है। तो असर्शन गलत हो गया, ठीक है। रीजन देखते हैं, फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये सही है। तो रीजन सही है, असर्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू, डी होगा 19 का, ठीक है, 19 का आएगा डी। 20th की बात करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इवेंट E1 कहता है कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, ठीक है, यानी PE1 क्या क्या है जी? 1 और 2, और PE2 क्या है? गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, 4 5 6, 6 से ऊपर आ सकता है? नहीं, एक डाई थ्रो करेंगे तो 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो वो कह रहा है कि ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं। क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है? अरे देखो भाई, इसमें 3 तो मिसिंग है, 3 गायब है कि नहीं है? 3 मिसिंग है इसमें से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो ही नहीं सकते। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अगर 2 इवेंट ईएफ है तो उनका सम हमेशा 1 होगा, तो ये सही है। अगेन इसका आंसर भी डी होगा। आई होप आपको एमसीक्यू सारे समझ में आए होंगे। अगला सेक्शन है बी, दिस सेक्शन हैज 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। 2 नंबर के क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन अलजेब्रिकली, ठीक है। अरे इसको कैसे? एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो भी बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और अगर आप वो दूसरा मेथड कौन सा है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो भी बहुत बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। स्मार्ट मेथड लगाओ, तीसरा मेथड कौन सा है? स्मार्ट। इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा जी? 203x
203y बराबर 609। अगर मैं 203 कॉमन लेता हूं तो x प्लस वाई आ जाएगा आपके पास 609, यानी x प्लस वाई आ गया आपके पास 3। एक इक्वेशन ये बन गई। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को माइनस कर दो, तो क्या आएगा जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन बन गई। कितना आसान है अभी सॉल्व करना, ऐड कर दो भाई। तो 2x और y माइनस वाई 0 हो गया इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ गया 2 और y कितना आ जाएगा जी, हाँ जी x 2 आ गया तो y कितना आ गया 1। आपका आंसर खत्म। इसका और पार्ट वाला क्या है, इन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स स्मॉलर बाय 50 डिग्री, एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और तब क्या करो, इनका मेजर निकालो। तो छोटे वाले एंगल को मान लो x, ठीक है, लेट पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल है ना, तो लेट स्मॉलर एंगल हो गया क्या, एंड लार्जर भी y डिग्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री है तो एक इक्वेशन तो यहीं से बन जाएगी, है ना। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, अब क्या कह रहा है कि ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50। जो बड़ा वाला एंगल है ना वो छोटे वाले से 50 ज्यादा है, ये तो वो कह रहा है ना। यानी इसको अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, और ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 130, यानी x हो गया आपके पास 65। x 65 है, पुट कर दो, y हो जाएगा कितना 115। मेरे को इतना बताओ कि यहां तक समझ में आया कि नहीं। बहुत आसान था कि नहीं आसान, यस। फिर अगला सवाल क्या कह रहा है, इफ सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा इज इक्वल टू एम एंड बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा इज इक्वल टू एन, प्रूफ करना है ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। कैसे सॉल्व होगा हम बताएंगे। चलिए क्या करो, इसको स्क्वायर कर लो दोनों साइड, तो ये हो गया ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर। ठीक, उसी तरह इसको भी स्क्वायर कर लो, तो हो गया जी बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर, है ना। अब एक काम करो, किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर लो, है ना। आप क्या करो, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी यहां से आएगा क्या आपके पास ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब आप करो फेवरेट काम, काटा पीटी मार दो यहां से शुरू। कैसे, इससे ये कट गया, इसमें और इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें से अगर मैं माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं इसमें से और इसमें से, तो क्या बच गया जी, इसमें से बच गया आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। यहां तक आया समझ में, यस, बहुत सिंपल। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये हो गया ए स्क्वायर अगेन 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इधर उधर भेज दो, तो ये हो गया क्या ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, है ना। और सेक्शन इसका फटाफट देख लेते हैं। और में क्या कह रहा है जी वो, हाँ जी, और में कह रहा है कि यूज द आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को यूज करो और प्रूफ करो कि टेन स्क्वायर ए प्लस वन जो होता है वो सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो जी देखो फटाफट कैसे करना है, जब भी यूज करना है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है इज इक्वल टू 1, तो क्या करो पूरे को
कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, बेसिक अलजेब्रा है। और 1 बाई कॉस स्क्वायर ए होता है, 1 बाई कॉस ए सेक ए होता है ना, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए हो गया। तो यहां से आ गया साइन बाई कॉस टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। हो गया यहां तक। अब कह रहा है कि अब वैल्यू निकालो टेन ए की, अगर सेक ए 5/3 है तो पुट कर दो यहाँ पे, है ना। पुट करोगे तो टेन स्क्वायर ए जो होगा वो हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो 5/3 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25/9 माइनस 1 यानी 16/9। तो टेन ए कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4/3। ठीक है, टेन ए प्लस माइनस 4/3। लेकिन वो कह रहा है एंगल जो है एक्यूट है, एंगल अगर एक्यूट है तो टेन ए कभी भी 4/3 ही रहेगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन था कि प्रूव दैट एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट P which is equidistant from points with coordinate A71 and B35 is 2 more than its ordinate। आपको पता होगा एब्सिसा और कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं। एब्सिसा कहते हैं एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट लाई करता है वो हमारा एब्सिसा होता है, मतलब एक्स के कोऑर्डिनेट एब्सिसा होते हैं और वाई के कोऑर्डिनेट्स हमारे ऑर्डिनेट कहलाते हैं। तो मान लो क्या कह रहा है कि पी एक्स वाई है ना, इससे एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, कितना कितना है इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है जी, 7,1 एंड 3,5, 7,1 एंड 3,5 ये दिया हुआ है उसने। तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी होगा, और अगर पी ए बराबर है पी बी के तो इनका स्क्वायर भी एक दूसरे के बराबर होगा। तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो आ जाएगा क्या, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। x2 माइनस x1 7 माइनस x का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। फटाफट से ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को काट देंगे, दोनों तरफ प्लस में है तो। अब वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, ये हो गया प्लस 6x उधर से आ गया माइनस 2y प्लस 10y उधर से आ गया। इधर से क्या किया जाएगा उधर जी, 25 प्लस 9 हो गया 34 माइनस 49 प्लस 1 हो गया 50, ये हो गया माइनस 16। तो माइनस 8x प्लस 8y इज इक्वल टू माइनस 16। तो x माइनस वाई क्या आ जाएगा जी, माइनस 16 बाई माइनस 8 विच इज 2। तो क्या x मेरा y प्लस 2 नहीं आ रहा, और वो उसी को तो प्रूफ करने को कह रहा है, x क्या आ गया मेरा y प्लस 2। और उसने प्रूफ करने को क्या कहा था जी, उसने प्रूफ करने को कहा था कि जो एब्सिसा है यानी जो x है वो y से 2 ज्यादा होगा। आई होप क्लियर होगा। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, P कोई एक साइड है BC पे। ठीक, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए ट्रायंगल हो गया ABC। ठीक, ABC, P कोई एक पॉइंट हो गया BC पे। फिर कह रहा है कि एंगल APC जो है वो BAC के बराबर है, यानी यहां से यहां मिल रहा है। एंगल APC जो है वो एंगल BAC के बराबर है। ठीक है, तो फटाफट से क्या ले लो, दोनों ट्रायंगल ले लो। इन ट्रायंगल यस APC एंड ट्रायंगल BAC, ध्यान से देखो एंगल APC और एंगल BAC बराबर क्या रखा है उसने, गिवन है ना। और क्या एंगल ACP और एंगल ACB कॉमन नहीं हो रहे, यस दोनों में कॉमन है ये एंगल। अगर ये एंगल कॉमन है, एक एंगल ये इक्वल हो गया, तो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया जी, ट्रायंगल APC जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC के। अब सिमिलर हो गया, अब देखते हैं आगे उसने क्या कहा है। आगे वो कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि AC स्क्वायर जो है वो BC इंटू CP है, यानी टू प्रूफ क्या है,
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू सी पी। ठीक, तो आप देख लीजिए यहाँ पे। अब अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो प्रूफ में क्या हो जाएगा, तो ये ए सी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू यस पी सी अपॉन ए सी होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग sides of similar triangles are proportional, है ना। ये चीज रीजन जरूर दे देना, हमेशा एग्जामिनर एक रीजन देख ले तो उसको संतुष्टि मिल जाती है। ठीक, तो यहां से क्या हो गया जी, ए सी इंटू ए सी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू बी सी। तो इसको मैं लिख दूंगा जी ए सी स्क्वायर, और इसको सीधा करके लिख देता हूँ जी बी सी इंटू सी पी। क्या ये यही है, हेंस प्रूव्ड। कितना सिंपल था, 2 मार्क्स, है ना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन अ बैग ऑफ 3 मोर देन इन अ बैग इज 3 मोर देन नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। लाल बॉल जो है वो ब्लैक से 3 ज्यादा है। तो फटाफट से यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स मान लो x, ठीक है। तो रेड कितनी हो गई, ब्लैक से 3 ज्यादा है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है if the probability of drawing a red ball at random from given bag is 12/23, ठीक। तो probability of getting red ball, तो जी लाल बॉल थी कितनी x+3, टोटल बॉल कितनी है जी x+3, इन दोनों का सम टोटल है ना ब्लैक और लाल। तो ये कितना हो गया जी x+3 अपॉन 2x+3। यहां तक कोई डाउट, लेकिन वो कह रहा है क्या कि जी 12/23 है इसका वो प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्या पुट कर देता हूँ यहाँ 12/23 इज इक्वल टू x/3 अपॉन 2x/3। बेसिक अलजेब्रा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो गया कितना 24x + 36 इज इक्वल टू 23x + 69। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो आपके पास x क्या आ गया जी 33। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो गई 33 एंड नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हो गई जी 36। क्वेश्चन में उसने पूछा कौन सा है, उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द गिवन बैग। ये तो और भी आसान है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो जाएगी जी यस 69 हो जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देना 69, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स विल बी 69, टोटल बॉल्स आर 69। आई होप क्लियर होगा यहां तक। ठीक, चले आगे। यस, सेक्शन सी। ओके, अब इस सेक्शन में क्या है हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है 6, उनको सॉल्व करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूफ करना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है। ठीक, कैसे होगा सॉल्व, देखो जब भी इरेशनल प्रूफ करने का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना होगा, ऑन कॉन्ट्रारी लेके चलना होगा। ठीक है, तो लेट कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व कर देंगे। √5 इज अ रैशनल नंबर, हमने इसको एक रैशनल नंबर मान लिया, है ना। ये प्रूफ करना है हमें कि √5 इरेशनल है। तो √5 को हमने क्या करा, एक रैशनल नंबर मान लिया। अब √5 को अगर रैशनल नंबर मान लिया तो दिस कैन बी रिटन एज a/b, ऐसे लिख सकते हैं, वेयर a b आर कोप्राइम एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। b 0 नहीं होगा क्योंकि 0 हो गया तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और ये दोनों कोप्राइम होंगे, यानी a और b में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हमने लिख दिया, है ना। बेसिक अलजेब्रा अगर मैं लगाता हूं ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैं करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा जी, वी गेट 5b² इज इक्वल टू a²। कोई दिक्कत यहां तक, यस। अच्छा, 5b² इज इक्वल टू a² का क्या मतलब हुआ कि 5 जो है वो क्या a² को डिवाइड करेगा, यस। 5b² इज इक्वल टू a² का मतलब क्या हो गया कि 5 जो होगा वो a² को डिवाइड करेगा। अब 5 अगर a² को, मान लो कोई एक नंबर है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है,
तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे 3 है, अगर वो 15 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 225 को, तो ऑब्वियसली वो 15 को भी डिवाइड करेगा। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड्स ए। 5 अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यस ए इज इक्वल टू 5 से लिख सकते हैं, है ना। कुछ भी एक कांस्टेंट, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, है ना, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, कोई दिक्कत। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, इसके आगे हम कुछ नहीं, सॉल्यूशन करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर हो जाएगा, बट ए स्क्वायर क्या था, 5b स्क्वायर था कि नहीं था, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 सी स्क्वायर हो गया, यानी b स्क्वायर कितना आ गया जी, 5c स्क्वायर आ गया। इससे क्या एक चीज साबित होती है कि जो 5 है वो डिवाइड करता है किसको, b स्क्वायर को, और 5 जो है वो डिवाइड, अगर b स्क्वायर को कर रहा है तो वो b को भी डिवाइड कर देगा, है ना। बट मैंने क्या कहा था कि a और b को प्राइम है, बट यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो 5 अगर a को डिवाइड कर रहा है और 5 अगर b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 5 a एंड b कैन नॉट बी को प्राइम, ठीक है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए बी आर को प्राइम, है ना। इससे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये कॉन्ट्राडिक्शन कब अराइज हुई, दिस अराइज आफ्टर द अजम्पशन, हमने जो अजम्पशन करी थी उससे हुई, है ना। हेंस रूट 5 इज इरेशनल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा सीधा बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक। चलो इसी का और पार्ट अगर मैं देखता हूं, क्या कह रहा है और पार्ट में, लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज कंपोजिट और नॉट। तो देखो जी, पी क्यू आर प्लस क्यू है, तो इसको मैं क्या क्यू कॉमन ले लूं तो पी आर प्लस 1 नहीं हो गया, यस कंपोजिट नंबर है। तो देखो 1 एक है ही, 1 इंटू क्यू इंटू पी आर प्लस 1, देखो जी इसके 3 फैक्टर्स हो गए, तो यस इट इज कंपोजिट। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर हो गया। अगला पार्ट क्या कह रहा है, फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स सच दैट पी क्यू आर प्लस 1 एक कंपोजिट नंबर हो जाए। तो ले लेते हैं, पी को मान लो 3, क्यू को मान लो 5, आर को मान लो 7, तीनों प्राइम है। इन तीनों का प्रोडक्ट कितना हो गया जी, 15 7 105, इसमें एक जोड़ दोगे तो 106, ये कंपोजिट होता है ना। कितना सिंपल एग्जांपल है। और ऐसे अगर प्राइम प्रूफ करना है तो क्या करो, इनमें से एक हमारे पास बड़ा प्यारा एक प्राइम नंबर होता है 2, उसको एक ले लो, बाकी कुछ भी ले लो, क्यू ले लिया 3, आर ले लिया 5, तो पी क्यू आर कितना हो गया जी, 2 3 6 5 30, एक जोड़ा कितना हो गया 31, ये एक प्राइम नंबर होता है ना। बहुत सिंपल, कोई डाउट है यहाँ तक, यस। अब कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, hence write a polynomial whose each of the zero is 2 more than zeros of this px। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या दिया जी, पहले उसने px इज इक्वल टू, px दिया है उसने 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, ठीक है। तो निकालते हैं हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले से। x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो, x क्या आ जाएगा, माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या आएगा कि प्लस 4 प्लस माइनस 16 और प्लस 4 के 12 चौक 48, 54 होगा ना ये, 4 4 16 प्लस 48 कितना हो जाता है, 16 प्लस 48 होता है 64, सॉरी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो यहां से कितना आ गया जी, x आ गया आपके पास 4 प्लस 8/6 और x आ गया जी 4 माइनस 8/6। तो ये हो गया x कितना हो गया, 4 8 12/6 2, 4 में से 8 गया माइनस 4/6 माइनस 2/3, ये जीरोस हो गए, ठीक है।
ये दो जीरोज निकल गए पॉलिनोमियल के। अब वो कह रहा है सवाल में, उसने क्या कहा कि अब एक और पॉलिनोमियल लिखो जिसके जो जीरोज हैं वो 2 मोर देन जीरोज ऑफ पी एक्स दिए हों। यानी अब अगर अल्फा बीटा मेरा ये आ गया है, तो अब जो न्यू जीरोज आएंगे, हाँ जी, जो न्यू जीरो आएंगे आर 2+2 एंड -2/3+2। दो ज्यादा है ना, तो कौन कौन से हो गया, 4 एंड -2+2 बाई कितना हो जाता है ये, -2/3+2 -2 + 6/3 यानी 4/3। ये मेरे पास दो जीरोज आ गए। मेरे पास फॉर्मूला क्या था इक्वेशन का, इक्वेशन का होता था जी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला होता था, जहां पे अल्फा बीटा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते थे। तो यहां से हो गया जी के एक्स स्क्वायर इज एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 4 + 4/3 एक्स प्लस 4 इंटू 4/3। ठीक है, तो ये क्या होगा जी सॉल्व होके, के टाइम्स एक्स स्क्वायर 4 + 4/3 कितना होता है जी, 4 × 12 = 16/3 माइनस 16/3x और प्लस 16/3। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 16x प्लस 16। आपका नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल है, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। पहले चेक करो कि क्या ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो कौन कौन सी इक्वेशन है जी, x + 3y = 6, और क्या है, और है जी 3y - 2x = -12। तो -2x + 3y = -12 लिख दिया मैंने। कोई दिक्कत है इन दोनों में, यस, -2x + 3y = -12। तो आप फटाफट लिख दो, क्या a1 हो गया 1, b1 हो गया 3, c1 हो गया -6, a2 हो गया -2, b2 हो गया 3, c2 हो गया -12, प्लस हो जाएगा इधर आगे। a1/a2 1/2 माइनस में, b1/b2 1, तो जी यहीं पे ही कहानी खत्म। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन हो रहा है, चाहे यूनिक हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। इट इज कंसिस्टेंट। अब इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है जी, तो फटाफट से ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो टेबल बना लेते थे ना ऐसे करके हम लोग, तो दो दो के पॉइंट बना लो, एक्स वाई। क्या लिया जी हमने यहाँ पे, 0, एक्स 6। एक बार अगर मैंने x को लिया, y अगर मैं 0 लेता हूं तो x आ जाता है 6 फर्स्ट वाले में, ठीक है। और अगर x को मैं लेता हूं 0 तो y आ जाता है जी 2। तो यानी 6,0 विल बी समवेयर हेयर एंड 0,2 विल बी समवेयर हेयर। तो जी x + 3y का ग्राफ तो कुछ ये बन गया है ना, x + 3y हो गया, ये = 6। दूसरा है, दूसरा टेबल भी क्रिएट कर लो फटाफट, एक्स वाई। इसमें भी अगर मैं y रखता हूँ 0, x क्या आ जाएगा जी 6, और अगर मैं रखता हूँ x को 0 तो y आ जाएगा जी -4। तो यानी एक पॉइंट तो यही हो गया और दूसरा पॉइंट 0, -4 समवेयर यहाँ। यानी मेरा अगला ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बनेगा। ये किसका ग्राफ हो गया, -2x + 3y। देखो कितनी जगह पे टकरा रहा है, एक पॉइंट पे, इस पे आ रहा है ना यही। तो हेंस x = 6 एंड y = 0 इज सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं, यूनिक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। और जब भी सॉल्यूशन आए, चाहे यूनिक आए चाहे इनफाइनाइट आए, इट विल बी कंसिस्टेंट। ओके,
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि इफ द पॉइंट्स A61, B, P2, C94 and D7Q are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the values of P and Q. उसके बाद क्या करना है, चेक करना है whether ABCD is a rectangle or not. जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या दे रखा है, कोऑर्डिनेट दिए हुए यहाँ पे, है ना। फटाफट करते हैं सॉल्व इसको। मान लो ये ABCD तुम्हारा एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है। ए क्या है जी 6,1, बी क्या है P,2, सी क्या है ना, सी इधर रखते हैं ना, सी और डी। सी दिया हुआ है तुम्हें 9,4 एंड डी इज 7,Q। क्लियर, ठीक। अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है, पहले तो P और Q की वैल्यू निकालनी थी, फिर क्या करना था, आपको बताना था कि क्या ये एक रेक्टेंगल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे बढ़िया क्या चीज है, देखो हमेशा पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगोनल होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये एक डायगोनल है AC और BD, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। कहां पे करेंगे, इस पॉइंट O पे। O इसका कोऑर्डिनेट मान लो x, y, तो लेट OXY बी द मिड पॉइंट ऑफ, बाइसेक्ट करने का मतलब यही तो हुआ, मिड पॉइंट हो गया, यानी OB और OD बराबर, OC और OA बराबर, तो मिड पॉइंट हो गया ना, मिड पॉइंट ऑफ कौन कौन सा डायगोनल है, AC एंड BD, दोनों डायगोनल का क्या है, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। अब फिर क्या लिखेंगे हम इसको आगे, फटाफट से लिख देंगे। देखो मिड पॉइंट थ्योरम लगा लो, यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। वहां से ना हमारे पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो कैसे निकालेंगे जरा फटाफट से देखते हैं। क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और y होता है हमारे पास y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, अगर मैं AC को देखता हूँ, ठीक है, AC पे है ना, ऑन AC, यहाँ लिख देता हूँ ऑन AC, तो 6 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और y क्या हो जाएगा जी आपका 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से x आ गया जी 15/2 और y आ गया आपका 5/2। मुझे समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको सब क्लियर है, ठीक। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, सेम ही तो इसका भी मिड पॉइंट है, BD का भी है ना, तो अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ऑन BD। अब x क्या हो जाएगा जी आपका, अब हो जाएगा जी P+7/2 एंड y क्या हो जाएगा आपका, y हो जाएगा आपका 2 + Q/2। x और y की वैल्यू यहाँ आपके पास आई हुई है, इसका मतलब 15/2 इज इक्वल टू P+7/2 एंड 5/2 इज इक्वल टू 2 + Q/2। डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, बचा क्या, P इज इक्वल टू 15 - 7 यानी 8 एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 2 यानी 3। तो P और Q की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू आ गई जी, ये हो गया P हो गया आपके पास 8, तो इसको 8,2 लिख दिया मैंने, और Q हो गया 3, तो इसको मैंने 7,3 लिख दिया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे ज्यादा कुछ नहीं, एक स्टेप और है। आगे कह रहा है कि चेक वेदर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल और नॉट, एबीसीडी एक रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो ये चेक कैसे होता है, अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दिया है, उसको रेक्टेंगल प्रूफ करने का सबसे सिंपल तो हमारे पास क्या था, एंगल सारे 90 डिग्री के हो जाए, हो गया, है ना। बट यहाँ एंगल की बात ही नहीं कर रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज हो रही है, तो दिमाग कहाँ लगेगा, डायगोनल इक्वल कर दो, है ना, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल इक्वल होते हैं इसके, यानी आपको प्रूफ क्या करना है कि AC और BD बराबर है, टू प्रूव AC इज इक्वल टू BD। तो फटाफट से निकाल लो वैल्यू AC की। AC क्या हो जाएगा जी, अंडर रूट कौन सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, 9 - 6 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट में 18, ठीक है, यानी इसको लिख सकते हो 3√2, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत। उसी तरीके से आप BD निकाल लो,
BD क्या आएगा जी, अंडर रूट 8 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 का स्क्वायर। क्या आ रहा है जी ये, 1 प्लस 1, रूट में 2 आ रहा है। तो फिर क्या होगा, रूट में 2 आ रहा है तो ये दोनों बराबर नहीं हो पा रहे, इसका मतलब AC और BD जो है वो बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो हेंस ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। ABCD इसका मतलब एक रेक्टेंगल नहीं है भाई। ठीक, बहुत आसान था। देखो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर था लेकिन था बड़ा आसान, हल्का सा यहाँ कॉन्सेप्ट लगा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर है हमारे पास बेटा अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या आया था, ये प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 0, या फिर sin थीटा प्लस cos थीटा x गिवन है, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगेगा और सवाल आपका सॉल्व। क्या लगेगा सॉल्व करने में, सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं, क्या पहले इसको पहले प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो क्या करो, टेकिंग LHS, है ना, ऐसे ही लिखना एग्जाम में, ऐसे ही लिखा होगा मुझे उम्मीद है। तो cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा इज, यू हैव टू प्रूव इट इज ए 0। ठीक है, तो क्या करो, देखो इसमें से cos थीटा ऊपर कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, और नीचे से sin थीटा कॉमन आ रहा है, तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इज प्लस cot थीटा। देखो cos थीटा और sin थीटा ये मिलके बन गया cot थीटा। यहां बचा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा, है ना। देखो कितना मजेदार सवाल है ना, स्टेप बाय स्टेप करते रहो जो बोले जा रहा है। cot थीटा कॉमन ले लो भाई साहब, अब तो बचेगा क्या, यहां से बचेगा 1 माइनस 2, वेट अ मिनट, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर दो, है ना। तो ये हो गया जी cot थीटा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। मुझे समझ में आ रहा होगा, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। अब क्या सॉल्व हो गया है तरह से। तो ये देखो cot थीटा कॉमन है, 1 प्लस 1 2 माइनस, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो बचेगा जी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया बच्चों cot थीटा इंटू 2 माइनस 2, ये होता है 1, है ना, आइडेंटिटी फंक्शन, 2 माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 माइनस 2 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो गया, cot थीटा इंटू 0 हो गया। यही तो तुम्हारा RHS है। यस, यस और नो। चलो अगला क्या था, इसका और पार्ट देख लेते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है x, प्रूफ करना है साइन 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज द गिवन रिलेशन। चलो करें प्रूफ। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स दिया है, यहां से शुरू करना है हमें, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या थी, अभी पता चल जाएगा क्या जरूरत है इसकी। ठीक है, तो देखते हैं जी, अगले स्टेप में इसको लेके आया मैं, तो हम देखो वी नो दैट हाँ जी, तो वी नो दैट साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है, वो होता है जी बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, उसमें से अगर मैं माइनस कर दूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मुझे माइनस करना होगा।
ये तो होता है 1, 1 प्लस, प्लस नहीं माइनस है, -2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू आई थी साइन थीटा कॉस थीटा की, तो 1 माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये कैंसिल हो गया, बना 2, एलसीएम लेंगे 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, हेंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर होगा, है ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था, इन द एडजॉइनिंग फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सेंटर ओ से ये और ये टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं। तो थ्योरम याद आ भी किया आपको, है ना? अगर कोई एक सेंटर से कोई दो टेंजेंट को ड्रॉ करता है तो वो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमारे पास ये एक थ्योरम थी। ठीक है, थ्योरम क्या स्टेटमेंट देती थी हमें? थ्योरम की स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ जो ड्रॉ करे एक सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करे, है ना? तो ये क्या होते थे, दोनों हमेशा इक्वल होते थे। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है, ओपी क्यू दिया 15 डिग्री, यू हैव टू फाइंड एंगल पीटी क्यू विच इज थीटा एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। करिए जरा। हाँ जी, तो ये रहा आपके पास फिगर, आपको सॉल्व करना है, फटाफट से करिए। देखो आपके पास क्या गिवन है, एंगल ओपी क्यू गिवन है। एंगल ओपी क्यू इज इक्वल टू 15 डिग्री। नाउ सिंस PP and TQ are tangents drawn from an external point to the circle, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट, दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो वो इक्वल होंगे, देयरफॉर TP विल बी इक्वल टू TQ, हेंस ट्रायंगल TPQ इज आइसोसेलेस। ठीक है, अब ये ट्रायंगल जो होगा वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। इसका मतलब एंगल TPQ विल बी इक्वल टू एंगल TQP। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। अब एक चीज, बहुत अच्छी चीज यहां समझने की जरूरत है आपको, वो क्या है? वो है ये एंगल कितना होगा, सेंटर से रेडियस जो एक जाके टेंजेंट को टच करता है तो वो क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। हेयर एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसका बहुत अहम रोल इस क्वेश्चन में होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आपको क्या लिखना था पेपर में बच्चों, कि इन ट्रायंगल टीपीक्यू, एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, टीपीक्यू और टीक्यूपी बराबर है, तो टीपीक्यू ही लिख देता हूं मैं इसको, और ये है थीटा। तो यहाँ पे आपके पास एंगल टीपीक्यू कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल टीपीक्यू हो जाएगा 180 माइनस थीटा, तो एंगल टीपीक्यू क्या आ जाएगा जी, 1/2 180 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब नाउ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? क्यों? क्योंकि वो ओपीटी के बराबर होता है। एंगल ओपीटी 90 डिग्री के बराबर है ना। इन दोनों को जोड़ दूंगा अगर मैं, इसको और इसको, तभी तो एंगल ओपीटी बन जाएगा, है ना? तो ओपी क्यू कितना दिया है जी आपको उन्होंने, 15 डिग्री। टीपी क्यू कितना दिया है जी, हाफ 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से क्या होगा जी, 15 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, उधर 75 और 2 उधर चला जाएगा, तो हाफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 75 हो गया। ये 2 उधर गया तो 180
माइनस थीटा हो गया आपके पास 150, तो थीटा हो गया आपके पास 30 डिग्री। थीटा आपके पास 30 आ गया, तो साइन 2 थीटा निकालने को उसने कहा है, साइन 2 थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन 2 इंटू 30 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। ये आपका आंसर था, ठीक है। फिर था आपके पास सेक्शन डी। इस सेक्शन में क्या है बेटा, आपके पास 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 मीटर, इस फिगर में दिखा रहा है, ए बी जो है वो डायमीटर है। एक एंट्री गेट बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है टू पॉइंट पी ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क सच दैट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर ज्यादा है यहां से यहां तक के डिस्टेंस का। आपको डिस्टेंस निकालना है पी से ए का भी और बी का भी। कर लेते हैं जल्दी से इसको, है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, इस एंगल की वैल्यू पता चल जाए ना, क्वेश्चन आधा सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो समझो बहुत आसान है, क्या है, देखो एपीबी एंगल एओबी यहाँ पे 90 डिग्री 180 डिग्री है। तो देखो जिस आर्क से सर्कल के सेंटर पे एंगल बन रहा है उसी से सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है तो वो उसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल एपीबी जो होगा वो हाफ ऑफ एंगल एओबी हो जाएगा, यानी एंगल एपीबी आपके पास कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। 90 डिग्री आ गया तो ट्रायंगल एपीबी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एपीबी आपका इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लेके घर से बैठे हुए हो, क्या दिक्कत है, ठीक। चलो करते हैं इसको सॉल्व जरा। अब वो कह रहा है कि जो पीए है, पीए इज 35 मीटर मोर देन पीबी, 35 प्लस पीबी, इसको एक इक्वेशन मान लिया। नाउ अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें। पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं यूज करता हूं तो क्या होगा जी, मेरे पास ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ए बी उसने कितना दिया हुआ डायमीटर 65 मीटर, तो 65 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी ए को छोड़ दो, पी ए स्क्वायर ही रहने दो, और पी बी की जगह आप इसको पूरे को सॉरी पी बी को छोड़ दो और पी ए की वैल्यू पुट कर दो। पी ए की जगह ये वैल्यू पुट कर दो 35 प्लस पी बी का होल स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर। आप चाहो तो पी ए पीबी को एक्स की टर्म में भी कर सकते हो, ठीक है, पर ऐसे भी हो जाएगा सॉल्व, ठीक। तो 65 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4225 इज इक्वल टू 35 का स्क्वायर कितना होता है जी, प्लस पीबी स्क्वायर प्लस 70 पीबी प्लस पीबी स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ। तो पीबी स्क्वायर प्लस पीबी स्क्वायर हो गया 2 पीबी स्क्वायर प्लस 70 पीबी प्लस 1225 इज इक्वल टू 4225, ठीक है। यानी 2 पीबी स्क्वायर प्लस 70 पीबी प्लस 1225 माइनस 4225 इज इक्वल टू 0। 2 पीबी स्क्वायर प्लस 70 पीबी माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ रहा है सब में से, तो पीबी स्क्वायर प्लस 35 पीबी माइनस कितना हो गया 3000 का हाफ कितना हो गया जी 1500 बराबर 0। 2 उधर बेच के 0 कर दिया। अब देखो 1500 आना चाहिए, 35 को कैसे करेंगे, हाँ जी। तो 15 और 20 से बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। किससे बन सकता है, 15 को 35 बनाइए जरा जल्दी से। तो देखो जब भी ना समझ में आए ना तो 35 के फैक्टर्स निकाल देना यहाँ से, और 15 के फैक्टर 1500 के चाहिए ना, इसके फैक्टर्स निकाल दिए जाते हैं। तो 2750, 2375, 3125, 25, अब सोचो 125 और कितना हो गया ये 3 दूनी 6 दूनी 12, 125 12 से कुछ रिलेशन नहीं बनेगा,
लेकिन अगर 25 और ये कितना हो गया, 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60, 25 और 60 से बन जा रहा है ना, पीबी स्क्वायर प्लस 60 पीबी माइनस 25 पीबी। 60 में से 25 का कितना बचा, 35, 35। 60 माइनस 25 इज 35 होता है ना, 35, 45 तो नहीं होता, 35 ही होता है। चलो माइनस 1500 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं जरा, पीबी यहां से कॉमन लिया, बचा क्या, पीबी प्लस 60 माइनस 25 कॉमन लिया, पीबी प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो पीबी प्लस 60 कॉमन लिया तो बचा पीबी माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी पीबी या तो माइनस 60 है या पीबी जो है वो 25 है। तो माइनस 60 तो हम ले नहीं सकते, लेंथ लेंथ नेगेटिव होगी नहीं, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। पीबी क्या हो जाएगा हमारे पास 25, तो पीबी आ गया 25, देयरफॉर पीए कितना हो जाएगा, पीबी प्लस पीए कितना था 35 था, तो पीए हो जाएगा आपके पास 10। आंसर यही आपसे पूछा था। ठीक, चलिए इसका और पार्ट जरा देखें। और पार्ट में इसके आते हैं, और पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास ये नियम है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वहां पे बी स्क्वायर क्या है, -2 इंटू पी प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, कोई दिक्कत, ए है 1, बी है -2 इंटू पी प्लस 1, ठीक, और सी है जी पी स्क्वायर। तो पुट कर दिया वहां पे, सॉल्व करेंगे तो 4 पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2p माइनस 4 पी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा रहा हूं मैं, क्योंकि रियल एंड इक्वल भी हो सकता है, तो इसने डिस्टिंक्ट तो नहीं कहा, इसने सिर्फ रियल रूट्स बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने इसलिए लगा दिया। में भी इक्वल हो जाए, है ना, मतलब रूट्स क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो यहां से ब्रैकेट ओपन करा तो 4p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8p माइनस 4p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कट गया, 8p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4/8, यानी p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2। p की वैल्यू -1/2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। बट वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p निकालनी है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो -1/2 से बड़ा क्या होगा ऐसा जो सबसे छोटा इंटीजर होगा, तो 0 इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन -1/2। -1/2 से बड़ा 0 एक ऐसा इंटीजर है जो सबसे छोटा यहाँ पे रह जाएगा। ठीक, अब वो क्या कह रहा है अगले स्टेप में आपसे, आगे वो उसने कहा कि अब ये जब आ गया तो अब रियल रूट्स इसके निकाल के आप आंसर को सॉल्व करो। तो इक्वेशन अब बन गई एक्स स्क्वायर -2 इंटू 0 प्लस 1x प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 0, यानी यहां से अगर मैंने x कॉमन लिया तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो या तो x 0 आएगा या फिर x आएगा 2। ये इसका करेक्ट आंसर है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप है बच्चों, सारे सवाल पेपर में स्टेप बाय स्टेप आए। 5 नंबर वाले तो बहुत ही आसान सवाल है, मतलब ये 5 नंबर के लायक है, इससे तो टफ मुझे 3 नंबर वाले क्वेश्चंस लगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो देन इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, है ना, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या जिसको थेल्स थ्योरम भी आप लोग कहते हो, उसका कन्वर्स है ये। आपसे सवाल पूछा गया, स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ अबव स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स आपको स्टेट भी करना है और उसे प्रूफ भी करना है, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बच्चों जिनको मैंने पढ़ाया था उनको मैंने ये सवाल बताया है कि यही सवाल पेपर में आने के बहुत बहुत चांस है, सीधे 5 नंबर का सवाल आ गया है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम उसको कहते हैं हम, या इन अदर वर्ड्स उसका नाम हमने थेल्स थ्योरम भी कहा है।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती थी बच्चों? यस, इफ अ लाइन is parallel to a side of triangle and it intersect the other two sides of the triangle, then it divides it into equal parts. कहने का अर्थ यह है कि अगर एक ट्रायंगल है, मान लो बच्चों ए बी सी, ठीक है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उस पे एक लाइन आती है ई एफ जो कि पैरेलल है बी सी से, तो और इंटरसेक्ट कर रही है ए बी और ए सी को ई एफ पे, तो क्या कहेंगे कि ए ई अपॉन ई बी जो होगा वो ए एफ अपॉन एच सी के बराबर होगा। हमें यही चीज अब प्रूफ भी करनी है, तो करते हैं जल्दी से इसको प्रूफ। तो लिखेंगे फटाफट, क्या लिखेंगे जी? गिवन क्या है? EF इज पैरेलल टू BC, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव क्या है जी? हमें प्रूफ करना है AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। कितना बढ़िया है। तो फटाफट हमको इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन करो। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? 5 नंबर का सवाल एज इट इज बुक में से उठा के दे दिया थ्योरम। हमने एक इसकी हाइट ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर हाइट, इसका नाम दे दिया n, इसका नाम दे दिया m, डायगोनल मिला दिए हमने, इस ए ई एफ बी सी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हमने मिला दिया। तो क्या क्या किया हमने? ज्वाइन E टू C एंड F टू B, ड्रॉ परपेंडिकुलर, ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AF एंड क्या जी? FM परपेंडिकुलर AE। ठीक, अब करें जरा प्रूफ इसको। प्रूफ करते हैं। देखो अब जरा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। हाँ जी, अगर मैंने AE को बेस माना तो मेरा हाइट क्या हो जाएगा जी? FM हो जाएगा। तो हाफ इंटू AE इंटू FM, ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF। ठीक, अगर अगेन अगेन क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF और भी क्या निकल सकता है जी? क्या वो हाफ इंटू AF इंटू EN भी तो निकल सकता है ना? एक बार क्या हो सकता है, अगर मैंने इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इसको बेस लिया तो मेरा ये परपेंडिकुलर बना, वेट, इसको बेस लिया तो ये परपेंडिकुलर बना और इसको बेस लिया था तो ये परपेंडिकुलर बना था। ठीक, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ गई। जरा मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल AEFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFB क्या होगा? ध्यान से देखना। EFB का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैंने अगर बेस EB लिया तो उस केस में बेटा हाइट क्या होगा? FM होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब मैं देखता हूं इस ट्रायंगल को EFC को, एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC। इस केस में हाफ इंटू बेस मेरा FC है, तो हाइट क्या हो जाएगी उस केस में? EN हो जाएगी। ठीक, अब देखो
ये दोनों एरिया हमेशा बराबर होंगे, क्यों? सिंस ट्रायंगल EFB एंड EFC आर ऑन द सेम बेस एंड अंडर सेम पैरेलल्स, therefore their area will be equal। हमेशा ये इक्वल होगा, ठीक। इसका मतलब एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EFB जो होगा वो इक्वल होगा एरिया ऑफ AEF अपॉन एरिया ऑफ EFC के। तो आपने देखा था AEF का क्या आया था जी आपके पास, हाफ इंटू AE इंटू FM अपॉन हाफ इंटू EB इंटू FM इज इक्वल टू हाफ इंटू AF इंटू EN अपॉन हाफ इंटू FC इंटू EN। हाफ हाफ कैंसिल, FM FM EN EN कैंसिल, बचा क्या? AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। यही प्रूफ नहीं करना था जी, है ना? 5 नंबर सीधे आ गए। आई होप क्लियर है। अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर CAB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? राइट एंगल कहाँ पे है? एंगल ए पे, ठीक है। AD दिया हुआ है, परपेंडिकुलर है BC से। आपको प्रूफ करना है कि ADB जो ट्रायंगल है वो CDA से सिमिलर है, एंड आफ्टर दैट BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर अगर दिया है, CD 2 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये 2 है और ये पूरा 10 है, तो ये हो जाएगा 8। आपसे क्या बोला है? CD की लेंथ निकालिए, ठीक है। CD की लेंथ निकालिए, सॉरी AD की लेंथ निकालिए, है ना? ये वाली लेंथ निकालिए। तो सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करते हैं। सिमिलर कैसे प्रूफ करेंगे? दो एंगल अगर मैं इक्वल प्रूफ कर दूं तो सिमिलर हो जाएगा, अदरवाइज मुझे साइड्स प्रोपोर्शनल शो करनी होगी। तो एक एंगल तो बेटा हमारे पास ये वाला हो गया इक्वल, है ना? दूसरा एंगल प्रूफ करने के लिए पहले मैं उसको सॉल्व करता हूँ, है ना? तो लेट एंगल CAD को मैंने मान लिया x, तो एंगल BAD क्या होगा बच्चों? 90 माइनस एक्स होगा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है। अब अगर मैं ट्रायंगल ADB देखूं, ये ट्रायंगल को देखूं ADB, इस ट्रायंगल को, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखता हूं तो समझने वाली चीज क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये 90 माइनस एक्स है, तो ये क्या होगा? 180 में से इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, है ना? तो एंगल ABD मेरा होगा 180 माइनस 180 में से मैं क्या कर रहा हूँ? एंगल ADB को और एंगल BAD को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से मेरे पास ABD क्या आ जाएगा? 180 डिग्री माइनस ADB था 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस एक्स, ये गया ABD आ गया x, ठीक है। अब मेरे पास ABD x है और CAD भी x है, तो अब क्या करेंगे? हम ले लेंगे जरा उस ट्रायंगल को अपने, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल, अगर मैंने ADB और CDA को लिया तो देखो एंगल ADB और एंगल CDA ये दोनों बराबर हैं, ईच 90, है ना? दिया हुआ है। और देखो ये और ये दोनों x के बराबर आ रहे हैं, तो एंगल ABD और एंगल CAD अभी प्रूफ किया। तो यहां से देखो, और ट्रायंगल ADB जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDA के, कौन से रूल से? एंगल रूल। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। अब मेरे पास ये आ गया, तो अब मेरे पास कितना अच्छा फॉर्मूला है ना? क्या है फॉर्मूला मेरे पास? corresponding part of similar triangles are proportional, है ना? corresponding sides of similar triangle are proportional। तो इसका मतलब AD अपॉन CD जो होगा वो इक्वल होगा BD अपॉन AD के, है ना? तो यहाँ से AD स्क्वायर आ जाएगा BD इंटू CD। अब देखो BD है 2, CD BD है 8, CD है 2, 8 इंटू 2 यानी 16, तो AD कितना आ जाएगा? अंडर रूट 16 विच इज 4, प्लस माइनस आएगा, बट
प्लस को हम रिजेक्ट कर देंगे सेंटीमीटर, सॉरी माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे ना, माइनस को रिजेक्ट कर देंगे तो क्योंकि लेंथ है, लेंथ में माइनस का कोई वो नहीं है, रोल नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है, तो एडी विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? चलिए अगला सवाल क्या था हमारे पास जी? अगला क्वेश्चन कहता था कि फ्रॉम वन फेस ऑफ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, ठीक है, अ लार्जेस्ट पॉसिबल केस कोन इज कार्व्ड आउट, किसी एक फेस से, जैसे 6 फेसेस होते हैं ना, तो उसमें से एक फेस से क्या करा, एक लार्जेस्ट पॉसिबल कोन को निकाल लिया गया, ठीक। वो कह रहा है कि आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो वॉल्यूम तो बहुत आसान होता है, सरफेस एरिया में ही बच्चे फंसते हैं, समझ लेते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो ये मेरा वो क्यूब है, ठीक, जिसके मैंने इस एरिया से जो है ना, मैंने क्या करा, इस एरिया से जो वो कोन को, इस फेस से मैंने कोन को कार्ड आउट कर दिया, यानी निकाल दिया। तो देखो एच क्या दिया हुआ है इसका, 14 सेंटीमीटर, तो एच ऑफ क्यूब क्या है, 14 सेंटीमीटर है। और तो इसका मतलब अगर एच क्यूब का 14 सेंटीमीटर, तो मैक्सिमम अगर कोन कोन निकल रहा है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा कोन का, वो भी 14 हो जाएगा, है ना। अगर डायमीटर 14 हो गया तो रेडियस 14 का हाफ होता 7 हो जाएगा। अब ये अगर उतना है तो हाइट भी तो 14 सेंटीमीटर होगी, हाइट ऑफ कोन जो होगी वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब मैं लगो हाथ क्या करूंगा, स्लैंट हाइट में निकाल लेता हूँ, ठीक, क्यों, क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट कैसे निकलेगा, क्योंकि एरिया भी पूछा है ना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 14 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 196 प्लस 49, ये कितना हो गया, 9 6 15, 4 9 13 14, 245, 245, ठीक है, यानी 5, यानी 7√5, और √5 को उसने कहा है 2.2 लेने के लिए, तो 7 इंटू 2.2 कितना हो गया, 15.4। आई होप क्लियर हो गया, ठीक। अब मेरे पास स्लैंट हाइट है, रेडियस है, सब कुछ है, एज का डायमेंशन भी गिवन है, तो मेरे लिए कितना आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम रिमेनिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसमें से क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ कोन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ए क्यूब माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 14 का क्यूब माइनस 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 14, है ना। तो 14 का क्यूब तुम्हारे पास आ गया 2744, माइनस कैंसिल करो, ये 7 7 कट गया, 22 इंटू 7 होता है 154 इंटू 14 तुम्हारे पास आएगा, जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 3 तुम्हारा आ जाएगा 718.67, तो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ योर रिमेनिंग पार्ट वॉल्यूम 2025.33 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ठीक। अब बात करते हैं एरिया क्या बचेगा, है ना, एरिया की बात करते हैं। एरिया रिमेनिंग क्या होगा, तो बेटा वो होता है सी एस ए ऑफ कोन, उसमें टी एस ए ऑफ क्यूब ऐड हो जाएगा, और एक ये नीचे वाला बेस हट जा रहा है ना, एक बेस हट जा रहा है, तो एरिया ऑफ बेस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी पाई आर एल प्लस 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, वैल्यू सारी पुट कर दो, ये है 7, ये है कितना 15.4 प्लस 6 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये क्या आ जाएगा जी, पहला वाला जो काट कूट के आएगा 338.8, इसको काटो इससे, तो 338.8, इसमें अगर मैं 14 के स्क्वायर करके 196 आता है ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 1176, माइनस करेंगे इसको तो 7 से 7 कट गया, कितना बचा 154, एड एंड सब्ट्रैक्ट करने पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये आपका सरफेस एरिया होगा रिमेनिंग पार्ट का। आई होप क्लियर होगा,
ठीक है, चलिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ से, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है। बहुत अच्छा सवाल है। मीडियन मार्क्स दिए हुए हैं 230 बच्चों के 46, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं यहाँ पे गिवन है आपको 230 स्टूडेंट्स की कुछ डेटा दी हुई है, जिसमें मीडियन मार्क्स आपको 46 दिया हुआ है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो जब भी मीडियन का सवाल आएगा ना बच्चों, सबसे पहले क्या करना, एक एक्स्ट्रा चीज, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना और उसका नाम रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है ना, पहला तो एज इट इज लिख दोगे, दूसरे में ये ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 42, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया 42 प्लस एक्स, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 107 प्लस एक्स, फिर ये ऐड हो जाएगा, ये हो गया 107 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ये ऐड हो गया 132 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर ये ऐड हो गया, ये हो गया 150 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आधा क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं पे सॉल्व हो गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट टर्म होता है ना, वो टोटल सम के बराबर होता है कभी भी। तो 150 प्लस एक्स प्लस वाई 230 के बराबर है, यानी एक्स प्लस वाई 80 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से रेडी हो गई। अब मुझे मीडियन गिवन है, तो मीडियन के लिए मेरे पास मीडियन क्लास होनी चाहिए। मीडियन क्लास कैसे निकलती है, सबसे पहले मैं n देखता हूँ, n 230 है, तो n/2 कितना हो जाएगा, 115 है ना। अब ये 115 मुझे देखना होता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अब जो होगा ना, जो भी इससे बड़ा नंबर आना चाहिए वो मेरा मीडियन क्लास होगा। ठीक है, जस्ट बड़ा 42 प्लस एक्स तो नहीं हो सकता। 107 प्लस एक्स जो होगा वो जस्ट इससे बड़ा हो सकता है, क्योंकि 107 प्लस एक्स प्लस वाई वो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो सकता है। तो 107 प्लस एक्स में भी इससे जस्ट बड़ा हो, तो मैं इसको क्या करूंगा, मीडियन क्लास मान लूंगा। ठीक है, अब मेरे पास मीडियन क्लास आ गया, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू में एच। अब बच्चों तुम ये पूछोगे कि ये है क्या चीज, एल है लोअर लिमिट ऑफ द मिडिल क्लास। ये होता है ना, इसमें दो चीज गिवन होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट होता है एल, तो पुट करते जाओ साथ के साथ, है ना। लोअर लिमिट तो आपके पास मीडियन, मीडियन उसने दिया हुआ है कितना 46 इज इक्वल टू एल हो गया 40 प्लस n/2 115 माइनस सी एफ है। तो सी एफ जो होता है ना, वो प्रीसीडिंग लिया जाता है, मतलब इससे एक पिछला। तो 42 प्लस एक्स है, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर 42 माइनस एक्स हो गया। फ्रीक्वेंसी लिया जाएगा मीडियम क्लास वाला, यानी 65। ठीक है, और एच होता है क्लास हाइट। ठीक है, क्लास हाइट कितना, जो अपर लिमिट होती है उसमें से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आएगा आपके पास 10। इसको इधर भेजो, ये 46 माइनस 40 इज इक्वल टू, इसको ये काटेगा तो ये हो जाएगा 5 टू द 10 और ये 13। ऊपर क्या आया, 115 में से 42 गया, 3 7 माइनस एक्स अपॉन में 13 इंटू में 2, तो इधर भेज दो, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 73 प्लस एक्स, यानी हो गया कितना 39 इज इक्वल टू 73 प्लस एक्स, यानी एक्स आ गया आपके पास जी कितना 34। एक्स आ गया आपके पास 34। अब एक्स आपके पास 34 आ गया, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी है। अब क्या करो, तो y कितना आ जाएगा 34 प्लस वाई इज इक्वल टू 80, यानी y आ गया आपके पास 46। देयरफॉर x इज इक्वल टू 34 एंड y इज इक्वल टू 46। यही आपसे पूछा है ना। बहुत आसान सवाल है बच्चे, इसको अगर बस आपको करने का कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है और उसको अप्लाई कर देना है, क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास क्या सवाल दिए होंगे जी। अब हमारे पास केस स्टडी आ गई है ना। केस स्टडी क्या है, 3 केस स्टडी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 मार्क्स के हैं, बहुत आसान होते हैं। आपको स्टेप समझ में आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से कर दोगे। तो पहला केस स्टडी आपसे कहता है ये अनुराग ने क्या करा, एक फार्म हाउस परचेज किया है जिसको एक सेमी सर्कल के फॉर्म में बनाया गया है, 70 मीटर उसका डायमीटर है। उसने क्या करा, ही डिवाइड्स इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में उसको डिवाइड करा, पी पॉइंट से क्या करा,
एक सेमी सर्कल पे सच दैट एंगल पी ए बी, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ठीक। ओ जो है वो सेंटर है सेमी सर्कल का। पार्ट 1 में उसने प्लांट करे मैंगो ट्री के सैपलिंग्स, पार्ट 2 में उसने क्या करा, टोमेटो को ग्रो किया, और पार्ट 3 में उसने ऑरेंजेस ग्रो कर दिए, ठीक। अब इस गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देना है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। सबसे पहला, एक मिनट, सबसे पहला आपसे क्या पूछा है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल पीओए। पीओए क्या होगा, ये वाला है ना, पीओए है ना, ठीक है। ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल पीओए, क्या मेरे पास ओए और ओपी इक्वल नहीं हो रहे, रेडियाई ऑफ सेमी सर्कल, सेम सेमी सर्कल का रेडियाई है, ये दोनों इक्वल हो गए। अगर OA और OP इक्वल है तो एंगल OPA जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल OAP के, है ना। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। समझ रहे हो, ठीक, चलो समझ रहे हो ना। चलिए, एंगल OPA और OAP बराबर है, यानी एंगल OPA भी आपके पास जो आ गया वो 30 डिग्री का आ गया। अब आगे आगे क्या, कि एंगल OPA प्लस एंगल OAP प्लस एंगल POA 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी बच्चों, बहुत आसान पार्ट। यहां से एंगल POA आपका आ गया 180 माइनस 30 प्लस 30, है ना, यानी 180 डिग्री माइनस 60 यानी 120। कितना आसान है नंबर लाना, है ना, नंबर लाना बड़ा आसान है। सेकंड क्या है, लेंथ निकालो, वायर नीडेड टू फेंस द एंटायर पीस ऑफ लैंड, पूरे पीस ऑफ लैंड को फेंसिंग कर रही है, तो फेंसिंग होगी तो ये तो पूरी होगी होगी, यहाँ से भी तो होगी, है ना। तो पहले आप क्या करो, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालो। सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा जी, पाई आर, है ना, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2। पाई है 22/7, आर कितना है जी, डायमीटर 70 है, तो रेडियस होगा 35, ये कट गया, कितना आया जी 110 मीटर। सरकमफ्रेंस सेमी सर्कल का तो आ गया, और एक ये भी तो लेंथ है, तो क्या हो जाएगा, वायर नीडेड विल बी 110 में 70 ऐड कर देंगे, हो जाएगा कितना 180 मीटर, ठीक, इजी। थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री आर प्लांटेड, यानी इस रीजन का तुम्हें एरिया निकालना है। ये एक सेगमेंट बन रहा है, उस सेगमेंट का कैसे एरिया निकलता है, सेक्टर के एरिया में से जो ट्रायंगल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फटाफट देखते हैं कैसे होगा। अब ध्यान से देखो, यस, यहाँ पे आपका 120 डिग्री हो रहा है, तो ये 60 डिग्री का एंगल होगा, तो हेयर एंगल POB जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वो 120 है, लीनियर पेयर से वो 60 डिग्री हो जाएगा। अब PO और OB का रेडियस है, तो एरिया, रिक्वायर्ड एरिया लिख देता हूँ डायरेक्ट, रिक्वायर्ड एरिया मेरा क्या आ जाएगा जी, यस, एरिया ऑफ सेक्टर POB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल POB। अब ट्रायंगल POB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है जिसकी दो साइड्स गिवन है, तो ऐसे में दो साइड्स और एक एंगल गिवन होता है, तो फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, ठीक। तो एरिया ऑफ सेक्टर POB क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस ये हो जाएगा हाफ इनटू साइड क्या है जी, OP इनटू OB इनटू sin थीटा। थीटा आया जी यहाँ से आपके पास 60 डिग्री, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 35 इंटू 35 माइनस 1/2 इंटू 35 इंटू 35 इंटू साइन 60 डिग्री, ये हो गया जी 1/6, ये कटा इंटू 110 इंटू 35 माइनस ये हो गया जी 35 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 2 इंटू √3/2, है ना, sin 60 √3/2 होता है। करो इसको सॉल्व, तो ये आ जाएगा 641.67, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है 530.44, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू बच्चे 111.67,
23। ये आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई मीटर्स पर। इतने एरिया में उसने क्या कर रखा है, मैंगो ट्री को ग्रो किया हुआ है। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन था, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो, है ना। उसने क्या करा, एक 8 लेन का रनिंग ट्रैक बनाया, ठीक, और उसके बीच में एक फुटबॉल फील्ड बना दिया, ठीक। आपसे क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, जो अंदर एकदम लेन है, ठीक है, उसकी लेंथ 400 मीटर दिया, और हर सब्सिक्वेंट लेंथ की जो लेंथ है वो 7.6 मीटर बढ़ाता चला गया। एपी बना रहा है, सीधी सीधी बात है, क्योंकि सेम बढ़ा रहा है ना, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरेट हो जाएगा। आपको इस इंफॉर्मेशन को एपी के तहत सॉल्व करना है, आंसर बताना है, ठीक। तो देखिए जरा, पहला कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन, है ना। सिक्स्थ लेन की लेंथ क्या होगी, तो यहाँ पे एक बार आप ना एपी ड्रॉ कर लो। तो पहला है 400, फिर उसमें 7.6 हो जाएगा तो 400 7.6, फिर उसमें 7.6 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 8.2 प्लस 7 415.2 एंड सो ऑन, ऐसे बनता चला जाएगा। उसने आपसे बोला है लेंथ ऑफ सिक्स्थ लेन यानी A6, ए 400 है, A6 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 5D हुआ ना, 400 प्लस 5 इंटू 7.8, 400 प्लस 5 इंटू 7.8 कितना होता है, 5 8 44, 5 7 35 और 4 7.8 है ना, 6 है, सॉरी, डी 7.6 है बचा, ठीक है, ये ध्यान देना। तो ये हो गया कितना, 38, है ना, तो ये आ गया 438, देखा कितना आराम से आपका एक नंबर यहाँ पे बन गया। अगला कह रहा है आपसे, अगला कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इज एथ लेन देन द फोर्थ लेन, आठवें से चौथी लेन से आठवीं लेन कितनी बड़ी है, यही होगा। A8 में से A4 सब्ट्रैक्ट कर दो, A8 का मतलब हुआ A प्लस 7D माइनस A माइनस 3D, ठीक। माइनस क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है, इसको ऐसे करेंगे ना, ब्रैकेट में लगाएंगे तो A प्लस 3D होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू प्लस विल माइनस, माइनस इंटू प्लस विल माइनस, ये ए कट गया, बचा क्या 4D, तो D कितना है 7.6, कितना आ जाएगा 4 6 24, 2 4 7 30 28 और 2 30.4 मीटर, ये इन दोनों लेन का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक। लास्ट क्या कह रहा है कि व्हाइल प्रैक्टिसिंग फॉर अ रेस अ स्टूडेंट टुक 1 राउंड ईच इन फर्स्ट 6 लेन्स, शुरू के 6 लेन में उसने एक एक राउंड ले लिया, कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर दिया। भाई साहब जब भी ऐसा टोटल डिस्टेंस पूछेगा यानी वो आपसे सम पूछना चाह रहा है ना, तो आपको शुरू की 6 लेन का सम निकाल दीजिए। फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n है यहाँ पे 6/2, 2a है 400 प्लस 6 माइनस 1 इज 5, d है 7.6, ये हो गया जी 3, ये हो गया 800 प्लस कितना हो गया जी 5 इंटू 7.6 हो गया 400 एंड सॉरी 38, है ना, ये कितना हो गया 3 इंटू 838, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, 2514 मीटर टोटल उसने डिस्टेंस कवर कर दिया शुरू के 6 लेन में। क्लियर? कितना आसान है, 4 नंबर देखो कितने आराम से आ गए। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे, है ना, गुजरात में बना है, अभी काफी फेमस है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैचू व्हिच स्टैंड्स ओवर अ 58 मीटर हाई बेस। 58 मीटर के हाई बेस के ऊपर स्टैचू खड़ा है, यानी 58 मीटर तो उसका एक बेस ही बना रखा है, ठीक। As a part of project, a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of statue of unity using it. उस inclinometer से वो क्या कर रहा है, height of statue of unity निकालने की कोशिश करेगा। दो सिचुएशन उसके पास आए। पहला क्या सिचुएशन था, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस ए विच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस टू बी 60 डिग्री। दूसरा था द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम प्लेस बी which is 40 meter above the ground is found to be 30 degree and entire height of the statue including the base is found to be 240. On the basis of these two situations we have to answer the following questions. सबसे पहले रिप्रेजेंट करो सिचुएशन 1 को with the help of diagram.
तो भाई कितना आसान सवाल दे दिया। हाँ, सीबीएसई भी कभी कभी ना खेला कर देता है, डायग्राम बना दो क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो ए ये रहा, मान लो ये हो गया ए, ठीक है। आपने क्या करा, पूरा बेस से लेके ऊपर तक, जैसे बेस से लेके पूरा स्टैचू की हाइट को आपने मान लिया क्या, सी डी मान लिया, ठीक है। और यहां तक आपका बेस है, इसके ऊपर स्टैचू है, ठीक। यहां से यहां तक का उसने डिस्टेंस दिया है कितना, 80√3, ठीक है। यहां से यहां तक का उसने कितना दे दिया है, 58 मीटर। देखो ये 240 मीटर को ना यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिचुएशन 2 में है, आपको सिचुएशन 1 के बेसिस पे बनाना है। और यहाँ से जो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से टॉप का जो दिख रहा है वो दिख रहा है 60 डिग्री पे। बन गया आपका पहला। दूसरा डायग्राम बनाते हैं जी। दूसरा डायग्राम कह रहा है बी से, है ना, क्या है, बी जो है, पहले तो जमीन से बी जो है कुछ ऊंचाई पे है, ये हो गया बी, इसको मान लीजिए ई, क्योंकि सी डी आपके पास ऑलरेडी वहां पे लिया जा चुका है, या इसी को मान लो ई, अब इसको मान लो आप एफ, एफ फॉर फेज, है ना, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो अब यहाँ से बी और एफ जो हो गया आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बी आपके पास बेस से बी की हाइट हो गई, ठीक। तो ये कितना दे रखा है उसने, जमीन से 40 मीटर है बहुत, ये उसने दिया है 40 मीटर। यहाँ से देख रहा है एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू, तो यहाँ से ये हो गया पूरा आपका स्टैचू, ये है सी डी, ठीक है। यहाँ तक बेस था, यहाँ से यहाँ तक उसने दे दिया 240 मीटर, ठीक है। ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन फॉल कर रहा है, विच इज टू बी कितना, 30 डिग्री, ठीक है। बन गया। कितना आसान था ये डायग्राम भी बनाना, ठीक है। कितने आसानी से आपने क्या करा, 2 नंबर को उठा लिया। अब क्या करो, 2 नंबर जो बचे हैं उसको भी उठा लो। क्या करो, कैलकुलेट करो हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, ठीक है। उसके बाद फाइंड करो हाइट इंक्लूडिंग द बेस विद दिस सिचुएशन, ठीक है, इस सिचुएशन से। तो एक्सक्लूडिंग द बेस कैसे निकालोगे जी, सबसे पहले निकाल लो हाइट ऑफ स्टैचू ओनली, ठीक है, स्टैचू, स्टैचू की हाइट। टोटल हाइट है जी 240, उसमें से क्या करो 58 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 5 8 और 182 मीटर, ये स्टैचू ऑफ हाइट ओनली हो जाएगा, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ स्टैचू ओनली हो जाएगा, ठीक है। मैं उल्टा बोल दिया। अब क्या कह रहा है, अब आप क्या करो कि फर्स्ट सिचुएशन के बेसिस पे ये हाइट निकालो सी डी। कितना आसान है सर, कैसे निकालेंगे जी, तो 1060 डिग्री जो होगा वो हो जाएगा सी डी अपॉन ए डी, है ना। 1060 कितना होता है, यस, √3, है ना। सी डी कितना है, निकालना है बाबूजी, ए डी कितना है 80√3, ठीक है। तो सी डी आ गया आपका √3 इंटू 80√3, ये हो गया जी 80 इंटू 3 यानी 240 मीटर्स। क्लियर। तो कितना आसान था आपके पास इस बार पेपर में फुल स्कोर करना, ठीक। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करना कोई और डाउट हो, और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट करना, हम ट्राई करेंगे कि आप तक पहुंचे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आगे किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।